हेलो बुल ट्रैकर्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मार्केट चर्चा। दोस्तों फाइनली जो है निफ्टी ने 19,000 को टच कर लिया, जिसकी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की बात हम लगातार कर रहे हैं 2 महीने में। और उसका बेसिस क्या था, हमने एलियट वेव को यूज़ करके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि किस तरीके से जो है निफ्टी 19,000 तक जा सकता है, जो कि उसका टॉप बनेगा। और हमने ये बात जो है करीब 2 महीने पहले की थी। आप इस वीडियो को रेफर कर सकते हैं और इसमें हमने आपको वो सिनेरियोज एक्सप्लेन किए थे कि किस तरीके से जो है जून के महीने में 19,000 को क्रॉस करने की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है, लेकिन जुलाई में ज़्यादा उसकी पॉसिबिलिटी है। और मोटा मोटा अगर आप देखिए तो हमने जून के जो एंड में ही जाकर 19,000 को टच किया। हालांकि हम 19,000 का टच करके सस्टेन नहीं हुए इंट्राडे में, उसके थोड़े नीचे हमने क्लोज किया। लेकिन अगर आप टेक्निकली देखें तो हमारा जो एलियट वेव का है वो टारगेट मीट कर गया। तो एलियट वेव एक काफ़ी पावरफुल एनालिसिस होती है, लेकिन इसको करने का थोड़ा तरीका जो होता है वो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता है। तो अब आगे से यहाँ का क्या रास्ता होगा, तो आइए पहले इसकी थोड़ी हम और डिटेल्स, कुछ डेटा को जो देखते हैं और समझते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है। तो यहाँ पर पहली चीज़ तो हमें जानने की ये ज़रूरत है कि ये जो 1000 पॉइंट का हमने गेन किया 18,000 से 19,000 तक, इसे पिछले 10 साल का स्लोएस्ट 1000 पॉइंट गेन हमें कहना पड़ रहा है। क्योंकि अगर आप देखिए तो हमने पहली बार 18,000 को क्रॉस कब किया था, अक्टूबर 2021 में जो है हमने पहली बार 18,000 को क्रॉस किया था। और करीब 20 महीने के बाद अब जाकर हमने 19,000 को टच किया है। तो काफ़ी जो निफ्टी की ग्रोथ रही है वो स्लो रही है, और यही एक वजह है कि काफ़ी लोगों के पोर्टफोलियोज जो हैं लॉस में चल रहे हैं। और इसकी वजह से जो काफ़ी लोगों को जो इन्वेस्टिंग का बीच में जो है थोड़ा इंटरेस्ट कम हो गया था, लेकिन अब वापस से जब मार्केट न्यू हाइस पे जा रहा है, तो जैसे कि मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया, तो काफ़ी रिटेल वाले वापस से मार्केट में आ रहे हैं और इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आइए कुछ और मार्केट का डेटा देखते हैं और समझते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है। तो आइए पहले हम जो है जून के मंथली गेनर्स को देखते हैं, क्योंकि इस महीने 19,000 जो है क्रॉस किया है, तो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि किन स्टॉक्स ने ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ये जो 1000 पॉइंट की रैली हुई है, इसके टॉप कंट्रीब्यूटर्स क्या हैं, वो थे बैंक एंड फाइनेंशियल्स। और लगातार मैंने आपके साथ शेयर भी किया कि बैंकिंग और फाइनेंस में जो है काफ़ी ज़्यादा बाइंग हो रही है। और ये जो पिछले 2 दिन की जो स्ट्रॉन्ग रैली हमें देखने को लगी, वो सिर्फ HDFC बैंक का जो मर्जर हो रहा है उसकी वजह से वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया जो है इंडेक्स को ऊपर ले जाने में। तो अगर हम जून के गेनर्स और लूजर्स की बात करें तो इसमें अगर आप देखिए तो टॉप 10 में से 4 जो है बैंकिंग और फाइनेंस के हैं। और वो कौन से स्टॉक हैं, वो ICICI प्रूली आप देख सकते हैं, श्रीराम फाइनेंस देख सकते हैं, L&T FH और HDFC लाइफ। तो 10 में से 4 स्टॉक्स फाइनेंस के। अगर आप पूरी गेनर्स की लिस्ट देखेंगे तो उसमें काफ़ी सारे जो है आपको बैंकिंग और फाइनेंस के स्टॉक्स दिखेंगे। वहीं लूजर्स में आप देखिए तो IAS, बंधन बैंक, अदानी एंड वोल्टास, एम्फेसिस, SRF, ज़ील, विप्रो। तो लूजर्स में ज़्यादातर जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों IT के स्टॉक्स हैं, और कुछ वो कंपनीज भी हैं जिनमें किसी तरीके की कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो जो इस पूरी रैली का जो अगर बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर अगर आप देखें तो बैंकिंग और फाइनेंस है। आइए अब थोड़ा हम एडवांस डिक्लाइन को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में जो है स्ट्रेंथ कितनी दिख रही है। तो दोस्तों ये अगर आप देखिए तो इसमें हमने एडवांस डिक्लाइन और मंथली गेन को एक साथ प्लॉट किया है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप जून के महीने में देखें तो जून के महीने में करीब 2% से ज़्यादा का गेन हमें निफ्टी में देखने को मिला। और अगर हम NSE स्टॉक्स की बात करें तो वहाँ पर एडवांस डिक्लाइन 2.63 हमें देखने को मिला। तो 2.63 मतलब कि जितने स्टॉक्स ने लूज़ किया उससे दुगने से 2.63 टाइम्स जो है स्टॉक्स ने ज़्यादा गेन किया। तो ये एक हेल्दी फिगर होती है। हम चाहते हैं कि एडवांस डिक्लाइन ज़्यादा हो, और एडवांस डिक्लाइन ज़्यादा होने का मतलब ज़्यादा स्टॉक्स गेन कर रहे हैं, कम स्टॉक्स लूज़ कर रहे हैं। लेकिन इसका एक दूसरी एनालिसिस भी होती है। जैसे जैसे एडवांस डिक्लाइन बढ़ता है, अगर आप टोटल स्टॉक्स की बात करें तो वो एक इंडिकेटर होता है कि रिटेल जो है मार्केट में ज़्यादा आ रहा है। उसका कारण क्या है कि जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, FIIs होते हैं, वो मोस्टली लार्ज कैप्स में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं और सिलेक्ट मिड कैप और स्मॉल कैप में पैसा लगाते हैं। लेकिन जब आप देखते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स में
जो है ट्रेडिंग हो रही है, तो ये एक इंडिकेटर होता है रिटेल एक्टिविटी का। फॉर एग्जांपल अगर आप देखिए अप्रैल से महीने से पहले अगर आप देखिए तो यहाँ पर एडवांस डिक्लाइन जो है काफ़ी कम था, यानी कि जितने स्टॉक्स नीचे जा रहे थे वो ज़्यादा थे, जितने स्टॉक ऊपर जा रहे थे वो कम थे। और इसके बाद से जैसे ही हमने मार्केट में 18,000 के पास दोबारा पहुंचे तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि एडवांस डिक्लाइन किस तरीके से बढ़ा, 5 गुना हो गया, यानी कि 5 टाइम्स जो है स्टॉक्स जो है गेनर्स रहे कंपेयर टू लूजर्स। तो उसके बाद से जो है हमें एडवांस डिक्लाइन में थोड़ा गेन ज़रूर को मिला, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये एक हेल्दी फिगर्स हैं अगर हम ओवरऑल मार्केट की बात करें। यहाँ पे कुछ भी अलार्मिंग नहीं है। यहाँ सिर्फ देखने वाली बात यह है कि अगर आप मंथली गेन में देखिए तो हमें थोड़ी गिरावट होती हुई दिख रही है। ये इसलिए ज़रूरी है कि मार्केट में अगर आप मोमेंटम देखें तो नहीं है, हम ये अभी इसको देख के नहीं कह सकते कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाइंग हो रही है। बेशक हमने 19,000 को टच ज़रूर कर लिया, लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है, और इससे रिलेटेड डेटा भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। अब दोस्तों ये थोड़ा बात करते हैं कि इस रैली के जो सबसे बड़ा कारण क्या था, क्या फंडामेंटल रीजंस था? जी नहीं, सबसे बड़ा कारण क्या है? एफआईआई की बाइंग। और इससे रिलेटेड मैंने एक जो है डिटेल वीडियो आपके साथ प्रेजेंट किया और मैंने दिखाया कि किस तरीके से एफआईआई जब जिन महीनों में बाइंग स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं मार्केट ऊपर जा रहा है, और जब वो सेलिंग कर रहे हैं मार्केट नीचे जा रहा है। तो पूरी तरीके से जो है मार्केट एफआईआई के भरोसे ही चल रही है। तो 2023 में अगर आप देखें तो एफआईआई ने 7.2 बिलियन यूएस डॉलर्स की बाइंग की है, करीब 83,000 करोड़ की उन्होंने बाइंग की है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये बाइंग आखिर हुई कहाँ है, तो मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था कि उसके कुछ डिटेल्स अभी हम देख रहे हैं कि क्या है। तो कुछ डिटेल्स अभी हमें मिलने शुरू हुए हैं। तो जो फिगर्स हमें बता रहे हैं कि इसमें से जो ज़्यादातर पैसा है वो 2 जगह पर गया है। पहला ETF में बाइंग की गई है, और दूसरा ब्लॉक डील्स में पैसा काफ़ी सारा गया है, और ख़ास करके अदानी के स्टॉक्स में गया है। तो करीब 50% इसका पैसा जो है ETFs में गया है। और ETFs का पैसा कहाँ से आया? देखिए दोस्तों, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी लोग जो है पैसा अपने मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। अब उनके पास जो है बैंक में ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता नहीं है। हाँ, अब पिछले कुछ दिनों से इंटरेस्ट ज़रूर बढ़े हैं, लेकिन कई कंट्रीज़ के बैंक्स जो है इंटरेस्ट नहीं देते हैं। तो उनके पास क्या रास्ता है? तो वो एफआईआईज़ के पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि भैया आप हमारे पैसे को मल्टीप्लाई करिए। अब वो एफआईआईज़ जो हैं दुनिया भर में जाकर इन्वेस्ट करते हैं और रिटर्न कमाकर अपने कस्टमर्स को देते हैं। तो उनका पैसा भी अब इंडिया में आ रहा है। तो अगर आप एफआईआईज़ को देखेंगे तो उनके पास इमर्जिंग मार्केट पोर्टफोलियो है। जैसे हमारे यहाँ म्यूचुअल फंड होता है लार्ज कैप, मिड कैप, उसी तरीके से वो जो है इमर्जिंग मार्केट की पोर्टफोलियो बनाते हैं और अपने कस्टमर को जाके बोलते हैं कि देखिए इमर्जिंग मार्केट्स में जो है ग्रोथ ज़्यादा है, क्या आप हमारी इन स्कीम्स पर इन्वेस्ट करेंगे? और वो फिर उनको पैसा देते हैं। वो पैसा लेकर वो फिर इमर्जिंग मार्केट, जिसमें इंडिया भी आता है, चाइना भी आता है, ताइवान भी आता है, ब्राज़ील भी आता है, ये बहुत सारी कंट्रीज़ आती हैं, उनमें पैसा लगाते हैं। और फिर यहाँ से फिर वो जब उनके कस्टमर्स पैसा मांगते हैं तो बेचकर वो देते हैं। तो एक तरीके से वो म्यूचुअल फंड्स की तरह काम करते हैं। तो ETF का काफ़ी सारा पैसा हमारे देश में आ रहा है, और ETF जो होता है वो इंडेक्स पे बेट करता है। तो ये पैसा अगर आप देखिए तो किसी स्टॉक, पर्टिकुलर स्टॉक पर बेट नहीं किया जा रहा है, ये इंडेक्स पर किया जा रहा है। और एफआईआई आप जानते हैं दोस्तों, उनके पास काफ़ी सारा पैसा होता है। वो जो ETFs को में प्रॉफिट बुक करने के लिए मार्केट को इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं। दूसरा जो मेजॉरिटी ऑफ चंक जो पैसा जा रहा है वो ब्लॉक डील्स में जा रहा है, और ब्लॉक डील्स में भी अदानी में जा रहा है। अगर आप कल की फिगर्स देखेंगे तो एफआईआई ने 12,000 करोड़ की बाइंग की है, और उसमें से जो एक बड़ा चंक जो है अदानी के स्टॉक में गया है करीब 8,200 करोड़, करीब $1 बिलियन जो है जो पैसा अदानी के स्टॉक्स में गया। और किसने पैसा लगाया है? तो GQG जो कंपनी है, एक तरीके की एफआईआई है अमेरिका बेस्ड, जिनके जो प्रमोटर है राजीव जैन हैं, इंडियन।
तो उन्होंने जो है करीब $1 बिलियन की खरीदारी कल ही अदानी के स्टॉक्स में की है और अब उनका जो टोटल इन्वेस्टमेंट अदानी ग्रुप में हो गया है करीब 3.3 बिलियन। तो ये सारा पैसा, ऐसे कई इन्वेस्टर्स हैं जो इंडिविजुअल स्टॉक्स में जो ब्लॉक डील कर रहे हैं, वो प्राइमरी मार्केट से नहीं खरीद रहे हैं। लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि फिर भी 50% पैसा जो है एफआईआईज का हमारे स्टॉक्स में जा रहा है। मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, हर तरीके के स्टॉक्स में जा रहा है। लेकिन आप देखिए, मैं आगे आपको डेटा दिखाऊंगा कि जितना पैसा हमारे यहाँ गया है लगभग उतना ही साउथ कोरिया में भी गया है, लेकिन उनके इंडेक्स जो हैं हमारे इंडेक्स से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। तो दोस्तों, आप शायद सोच रहे होंगे कि हमारे मार्केट्स ऑल टाइम हाई पे हैं तो शायद दुनिया के बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखिए तो ये 2023 में किन मार्केट्स ने कितना गेन दिया वो दिखा रहा है। अगर आप देखिए, नैस्डैक ने करीब 31% का 2023 में गेन दिया, निक्केई ने 29.54% का गेन दिया, ताइवान ने 19% का गेन दिया, साउथ कोरिया का इंडेक्स है कॉस्पी, इसने 14.98% कम का गेन दिया। वहीं अगर आप निफ्टी को देखिए तो निफ्टी ने करीब 4.26% का गेन दिया। तो अगर हम इन दोनों कंट्रीज को कंपेयर करें तो निफ्टी में, अगर इंडिया में अगर आप देखिए तो 7.2 बिलियन यूएस डॉलर्स का इन्फ्लो आया और साउथ कोरिया में 8.8 बिलियन का जो फ्लो आया। तो कंपैरेबल है, $1 बिलियन का डिफरेंस है। लेकिन आप गेन में डिफरेंस देखिए, करीब 10% ज्यादा गेन साउथ अफ्रीका ने दिया है। तो यहां पर आप क्लियरली आप देख सकते हैं कि हमारे मार्केट्स जो हैं वर्ल्ड के टॉप परफॉर्मिंग मार्केट्स में फिगर नहीं कर रहे हैं और गेन्स जो हैं थोड़े से मॉडरेट हैं। वहीं अगर आप हमसे भी नीचे अगर देखें तो एफटीएसी, हैंग सेंग और डाउ जोन्स जो है हमसे ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो ओवरऑल ये अच्छी बात है कि हमारे मार्केट्स जो हैं ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं और एक मेजर माइलस्टोन को क्रॉस कर दिया है। लेकिन अगर हम पिछले 2 साल के गेन्स को देखें तो वो कुछ खास हमें देखने को नहीं मिल रहा। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप में से किन लोगों ने पिछले 2 साल में मार्केट में पैसा लगाया है और कितना आप रिटर्न कमा रहे हैं। ज़रूर मुझसे शेयर करिए ताकि हमें पता चले कि हम में से कितने लोग मार्केट में पैसा कमा रहे हैं। ऑफ कोर्स अगर आपने 2020 में पैसा लगाया होगा तो ज़रूर आप अच्छा प्रॉफिट कमा रहे होंगे, लेकिन पिछले 2 साल में अगर आपने पैसा लगाया है तो कितना गेन दिखा रहा है। अगर हम अपने पोर्टफोलियो की बात करें, और हमने भी 18,000 से थोड़ा नीचे ही जब मार्केट था तब हमने अपना पोर्टफोलियो पब्लिश किया था और वो करीब इस वक्त 26% का गेन दे रहा है। आप लोगों ने, जिन लोगों ने भी वो पोर्टफोलियो को यूज़ किया होगा, डेफिनेटली उन्होंने प्रॉफिट कमाया होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि हमें क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पर, एलियट वेव के बेसिस पर, वैल्यूएशंस के बेसिस पर जो है मार्केट इस वक्त हमें कंफर्ट नहीं दे रहा है और जब तक एफआईआईज बाय करेंगे तब तक मार्केट्स ऊपर जाएंगे। वो कब तक बाय करेंगे ये तो वो जानते हैं, मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। तो हम थोड़ा डेंजर जोन में, हमें इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि अगर वो सेलिंग करेंगे तो मार्केट का क्या होगा। और हमने ऐसे 2 ट्रेलर्स तो देख लिए हैं। साथ ही जो वर्ल्ड वाइड अगर आप देखिए तो रिसेशन का खतरा अभी टला नहीं है। कल ही जो है फेड के चेयरमैन ने ये कहा है कि हमें अभी और इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाना है और 2025 तक जो उनका टारगेट है फेड का 2% इन्फ्लेशन तक जाने का, उसके जो है चांसेस नहीं है। तो ये खतरा हमेशा बना रहेगा और मार्केट की वैल्यूएशंस पे अगर आप देखिए तो वो चीप नहीं है, हमें कंफर्ट नहीं दे रही हैं। तो अगर तो आपका पोर्टफोलियो अंडर परफॉर्म कर रहा है, अच्छा नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका पोर्टफोलियो जो आपने स्टॉक्स चूज किए हैं प्रोबेबली वो अच्छे नहीं है। तो वहां पर थोड़ी शफलिंग करने की ज़रूरत है। और जब भी मार्केट जो है हाई लेवल पर रहता है, मार्केट में थोड़ा यूफोरिया बनता है, तो हमें डिफेंसिव स्टॉक्स पे जाने चाहिए। डिफेंसिव स्टॉक्स मतलब जिनकी डिपेंडेंसी जो है ग्लोबल मार्केट्स पर नहीं है और जिनके जो अच्छा कैश रिजर्व है, ज़्यादा उनके पास कर्जा नहीं है, उन स्टॉक्स पर ही हमें रहना चाहिए। तो आइए दोस्तों, अब क्विकली जो है निफ्टी, बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो पिछले वीडियो में जो मैंने संडे को पब्लिश किया था उसमें हमने क्या आपके साथ शेयर किया था कि हमारा जो सेल करने का लेवल है 18,676, इसके नीचे हमने आपको सेल साइड पर रहने को कहा था। साथ ही मैंने आपको कहा था
कि टेक्निकली निफ्टी का टॉप नहीं बना है, हमें उसे शॉर्ट करने से थोड़ा बच के रहना चाहिए। और मंडे को जब मार्केट खुला तो इससे नीचे वो सस्टेन नहीं हो पाया और हमारा जो बाय करने का लेवल था वो था 18,860। इसके ऊपर हमने आपके साथ शेयर किया था पिछले वीडियो में कि हमें लॉन्ग साइड पर रहना है। तो अगर आपने इसके ऊपर लॉन्ग पोजीशन बनाई होगी तो करीब 100 पॉइंट का इसमें गेन हमें मिला होगा। अब आगे हमें यहां पर क्या करना है, अगर आपने लॉन्ग साइड की पोजीशन बनाई है तो उसे कैरी करिए और इसे ही स्टॉप लॉस लेकर चलिए। लेकिन दोस्तों मैं लगातार आपके साथ कह रहा हूं कि वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। जस्ट बिकॉज 2 दिन से मार्केट ऊपर गए हैं कोई जरूरी नहीं है कि अगले 2 दिन भी ऊपर जाएंगे। तो प्रॉफिट जो है, अगर एज ए ट्रेडर प्रॉफिट्स को बुक करते रहना ही समझदार स्ट्रैटेजी होगी करंट मार्केट कंडीशन में। तो आइए अब थोड़ा बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है, तो अगर आप हमारे पहले के वीडियोस देख रहे हैं तो हमने आपको कहा था कि डायमंड पैटर्न इज अ बेयरिश पैटर्न और उसके बाद हमें थोड़े प्राइजेस गिरते हुए दिखे और हमारा जो शॉर्ट करने का लेवल था 43,711 और इसके बाद हमें काफी दिन तक हमें करीब 300-400 पॉइंट का हमें यहां पर अगर आप देखिए तो प्रॉफिट भी मिला। एज ए ट्रेडर हम चाहते तो उसे बुक कर सकते थे, लेकिन अब मार्केट जो है रिवर्स कर गया है। तो अब हमें बैंक निफ्टी में क्या करना चाहिए, तो पहली चीज तो ये कि बैंक निफ्टी को जब तक अब दोबारा से हमारा लेवल नहीं टूटता है तब तक हमें इसे शॉर्ट नहीं करना है और लॉन्ग भी मैं नहीं करूंगा बैंक निफ्टी को। उसकी वजह क्या है दोस्तों कि ये जो रैली हुई है पिछले 2 दिनों की उसमें एक बड़ा फैक्टर था HDFC बैंक का जो मर्जर हो रहा है और जब तक वो मर्जर कंप्लीट नहीं होता करने के बाद जो लोगों ने अपनी जिन्हें पोजीशंस काटनी है उन्हें काट लेने देते हैं, जिनको खरीदना है उन्हें खरीद लेने देते हैं और फिर देखते हैं कि मर्जर के बाद बैंक निफ्टी में क्या होता है, क्योंकि उस कंबाइंड एंटिटी का वेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कौन खरीद रहा है कौन बेच रहा है इसका आकलन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो मैं इस वक्त बैंक निफ्टी में थोड़ा उसको अभी अवॉइड करूँगा। लॉन्ग साइड पे तो मुझे जाना ही नहीं है और सेल साइड का लेवल मेरा ये है। मैं अभी भी इस बात पे कायम हूँ कि हमारा 43,100 का जो लेवल है वो हमें दिखाएगा। मैंने आपके साथ 150 जो है शेयर किया था, तो इसका बेसिस भी सिर्फ यही है कि जो नीचे के जो बेयर मार्केट का जो एलियट वेव है वो शुरू हो गया है। तो मैं आपके साथ एक सेपरेट वीडियो में इसे समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन यहां पर हमें करीब करीब वेव 1 बनता हुआ दिख रहा है और ये वेव 2 है। अब ये वेव 2 हम तब मानेंगे वेव 2 नहीं है अगर ये फ्रेश हाइस पर पहुंच जाता है। फिलहाल ये हमें वेव 2 के ही इंडिकेटर दिख रहे हैं। जैसे ही मुझे कंफर्मेशन मिलेगा मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगा। तो जो बैंक निफ्टी का पाथ ऐसा होना चाहिए कि ये नीचे गया, ये ऊपर गया और फ्रेश हाइस तक नहीं पहुंचा और फिर ये नीचे जो है वेव 3 को बनाना चाहिए। तो ये सारा जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो एलियट वेव बेसिस पे कर रहा हूँ और हमारे एल्गोज ही हमें बताते हैं कि कहाँ पर वेव शुरू हो रहा है कहाँ पर वेव खत्म हो रहा है। तो आगे मैं इस वीडियो में डिटेल में आपको इसके बारे में समझाने की कोशिश करूँगा और इस पर हम ज़रूर बात करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।